गुड मॉर्निंग बेटा। माई सेल्फ सचिन मिश्रा, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम दिशा एकेडमी जलगांव। अपन बेटा आज बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ये आपकी क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 12th 11th 12th जेई मेंस नीट और एडवांस तक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर 11th ब्रिज कोर्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। आज अपन शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग। बेटा चैप्टर लिख लो आप। फर्स्ट चैप्टर आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे जो आपके क्लास 10th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको 10th में भी काम आए और 11th के लिए एक बेस क्रिएट हो जाए। ओके बेटा, चल तो आज अपन बात करेंगे बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम सुना ही होगा। 9th 10th में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हो, आपको याद होगा। क्लियर? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। चल तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। बेटा एक कुछ बेसिक चीजें मैं ये मानता हूं कि आपने 9th 10th में पढ़ रखा है। जैसे आप सभी को इतना पता होगा कि केमिस्ट्री में अपन एटम्स की स्टडी करते हैं और आपको पता है एटम्स बहुत छोटे होते हैं, है ना बेटा? ठीक, चल एटम्स होते हैं बच्चा छोटे। और आपको एक बात पता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये बात आप सबको पहले से ही पता है, 9th 10th में सिखा दिया जाता है। आप 11th के लिए आए हो, इतना तो हम मान सकते हैं, आपको इतना आइडिया होगा कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। क्लियर? और बेटा इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड बेटा शेल होते हैं। क्लियर? और आपको ये भी पता है, इस न्यूक्लियस में अपने पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? आपको एक बात और पता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल है, उन सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेल में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन उस सेल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, इतनी बातें आपको 9th 10th में सिखा दी जाती है। क्या मैंने बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अपन ने क्या सीखा बेटा? एटम, अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम की बात करेंगे। क्लियर? आपको पता होगा किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है। आपने 9th 10th में ये बात पढ़ रखा है। क्लियर? तो एटम में क्या होता है बच्चा? एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको ये पता है, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं। शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, चलो तो ये रहा एटम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया जो आपने 9th 10th में पढ़ रखा है। और अपन बात करने वाले हैं अपना जो मेन टॉपिक है, ये बहुत बेसिक सी बात हो गई। अपना जो मेन टॉपिक है बच्चा वो है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। अपन फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वो टॉपिक है जिससे आपके 10th में भी क्वेश्चन आते हैं, 11th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं, जेई मेंस नीट में भी आते हैं। तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। क्लियर है? अपने को अगर देखो बेटा, अगर अपने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है ना, आपको इतना पता है कि देखो अपन जब 11th में आ चुके हैं, देखो आपने जो पढ़ा है 9th 10th में बहुत बेसिक केमिस्ट्री के समझ लो बेस पढ़ रहे थे। अब आप यहां पर आ रहे हो तो पूरी केमिस्ट्री का एक समुद्र बनने वाला है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, और आपने इसके बारे में पहले से आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ना?
आपने पढ़ा होगा, आपको एक बात सिखाई गई हुई क्लास 9 10th के अंदर। क्या बात सिखाई गई है? एटम के अंदर बच्चा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल होता है, और सेल का नाम भी आपको बताया गया होगा, याद होगा आपको। इसको बोलते हैं के सेल, एल, एम, ऐसे बेटा एन, ऐसे होते हैं ना शेल, के, एल, एम, एन। आपको भी सिखाया गया होगा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। बोलो कुछ याद आ रहा? आपने पढ़ा होगा 9 10th में। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, ओके बेटा, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आपको बता दी जाती है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, आपको इतना रफ आइडिया है। चलो अब बच्चा अपन बात करते हैं। देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना सिखाया गया है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखो, के में 2 रखो, एल में 8 रखो, एम में 18, एन में 32। बेटा इसे ही बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बेटा देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक, देखो वर्ड को पकड़ो आप, केमिस्ट्री बहुत इजी है बेटा। अगर आप वर्ड्स को समझ रहे हो, अगर आप वर्ड्स को पकड़ के चल रहे हो तो बहुत इजीली है ना उसी कैच कर सकते हो। समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मींस बेटा इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन मींस बेटा अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, नाम से ही फीलिंग आ रही है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट। तो क्या बोलोगे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को? आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को अपन सेल में अरेंज कर रहे हैं, नहीं? तो डेफिनेशन क्या बोलोगे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स का शेल में अरेंजमेंट ही क्या है? बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। तो राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेशन क्या है बेटा? लिखो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉन का शेल में अरेंजमेंट ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें कैसे पता होगा कि सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए? यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा? अब बोलोगे सर ये बताओ आप सभी इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में रख देते, क्या फर्क पड़ता है अपने को? अपने घर का थोड़ी था। सभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रख दो तो सेकंड में डाल दो तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा इससे कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। अगर ना सभी इलेक्ट्रॉन को एक सेल में अरेंज कर दोगे तो बेटा वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ऐसा अरेंज किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल हो। तो कोई भी इंसान क्या चाहता है बेटा? खुद को स्टेबल करना चाहता है। ऐसे एटम होते हैं ये खुद को हाईली स्टेबल करना चाहते हैं, समझ गए? और स्टेबल कैसे करेगा? उनका एक गुड अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों जरूरत पड़ रही है इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल समझ लो, है ना? आपने कभी देखा होगा कोई मैरिज पार्टी आपने अटेंड किया होगा, देखा होगा, है ना? जब कभी मैरिज होती है तो बेटा काफी लोग आते हैं, एक साथ भीड़ होती है। तो क्या होता है, जो वहां गार्जियन होता है क्या करता है बच्चा? सभी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में अरेंज करता है। अगर अरेंज ना करोगे बोलो क्या होगा? जो अच्छे रूम होंगे सभी उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और बोलो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए? तो वहां पर उन्हें अरेंज करने के लिए हमें कुछ न कुछ सिस्टम लगाना पड़ता है ना? जो सीनियर पर्सन होते हैं उनके लिए अलग रूम होते हैं, जो जूनियर होते हैं उनके लिए अलग होता है बेटा। क्लियर है? मतलब कहीं ना कहीं हमें अगर अपनी पार्टी को अगर सही से फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको बेटा है ना एक सही वे में अरेंज करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, सभी उसी एक ही रूम में चले जाएंगे, जो सबसे अच्छा रूम होगा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है? तो वहां पर हमें अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर अरेंज नहीं करोगे तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सिमिलरली एटम के अंदर बेटा
सिमिलरली एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स को सही वे में अरेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, पूरे एटम डिस्टर्ब हो जाएंगे। एटम डिस्टर्ब हुआ तो पूरा कंपाउंड डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल समझो, आपको पता है बेटा जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो ब्रिक्स वगैरह होती हैं, उन सब एटम से तो बने हैं ना बेटा, है कि नहीं? किससे बने हैं बच्चा? एटम से बने हैं। सोचो अगर एटम डिस्टर्ब हुआ तो ब्रिक्स डिस्टर्ब होगा, ब्रिक्स डिस्टर्ब हुआ तो बिल्डिंग डिस्टर्ब होगा, अपनी पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। समझ आया कितनी बड़ी तबाही आएगी? क्लियर है? मतलब बेटा इनका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट भी जरूरी है। क्लियर? बिल्कुल बेसिक बात है। चलो, तो इन्हें अरेंज करने के लिए कुछ तो रूल बनाना पड़ता है। जैसे बेटा हमने बोला ना, जो अपनी मैरिज पार्टी वगैरह होती है तो क्या करते हैं, सीनियर पर्सन के लिए एक अलग बिल्डिंग होती है, अलग रूम्स में रखते हैं, है ना, जूनियर्स को अलग रखते हैं, लेडीज को अलग रूम में रखते हैं। सिमिलरली बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए कोई ना कोई अपन रूल फॉलो करेंगे। क्लियर है? चलो ध्यान, आपने पढ़ा होगा 2n² रूल, क्या याद आ रहा? वहां आपने पढ़ा है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, वही बातें हैं। चलो, आपने एक रूल पढ़ा होगा, याद है? आपने पढ़ा होगा बोर-बरी, याद है? मैं एग्जांपल लेकर आपको याद दिलाता हूं। आपने बोर-बरी प्रिंसिपल नाम सुना होगा, शायद 9th में सिखाया जाता है, आपको सिखाया गया हो, आपको याद होगा। देखो, तो बेटा डिफिनेशन तो हो गए। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इनके लिए 2 रूल हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा करने के लिए 2 रूल अपने पास अपने सिलेबस में अवेलेबल हैं। ठीक है? तो रूल क्या क्या है, चलो उस पर हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल क्या है? इनके लिए बेटा रूल क्या है, ध्यान दो। अपन बेटा इनके लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ अपने पास प्रिंसिपल होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए। अपने पास 2 प्रिंसिपल हैं, ठीक है? एक को बोलते हैं अपन, एक है ऑफ-बाय प्रिंसिपल, ऑफ-बाय प्रिंसिपल, और एक है बेटा बोर-बरी प्रिंसिपल। ऑफ-बाय प्रिंसिपल और बोर-बरी प्रिंसिपल। बात आती है सर ये ऑफ-बाय प्रिंसिपल क्या है, सर ये बोर-बरी प्रिंसिपल क्या है? चलो मैं थोड़ा रिमाइंड कराता हूं। ये सब बातें आपको 10th लेवल पर सिखा दी जाती हैं, बट मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराता हूं। जनरली मैंने देखा है काफी बच्चे सीख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराता हूं। ठीक है? ध्यान दो। वैसे 10th लेवल पर ये सब चीजें सिखा देना चाहिए और सिखाया जाता भी है, ठीक है? बट मैं ये मानता हूं आपको नहीं सिखाया गया, मैं ये मान के चलता हूं आपको नहीं आता, मैं इसलिए क्लियर कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करता हूं। ध्यान